हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण शर्मा फ्रॉम ऑगस्टा आईएएस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ प्रीलिम्स 2020 क्वेश्चंस। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब फॉर आवर अदर लेक्चर्स। वी विल बी डिस्कसिंग सॉल्यूशंस ऑफ ओनली इंडियन इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस। इस साल इंडियन इकोनॉमी से 23 क्वेश्चंस आए हैं और अगर मैं पेरिफेरल एरियाज को भी इंक्लूड करूं तो इट विल गो अप टू 25 और 27 क्वेश्चंस। तो अगर आपने इंडियन इकोनॉमी ठीक से प्रिपेयर करा हुआ था तो इट विल हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग प्रीलिम्स 2020। मेरा जो एनालिसिस है इट इज बेस्ड ऑन सेट ए। रिमेंबर, जो क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे वो सेट ए पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 एंड 4। अब इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है, जो ऑप्शन है अगर सही ऑप्शन है तो वो राइट क्यों है। तो एक ऑप्शन है हमारा, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। अब इन एसेंस ये किस बारे में बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट इंडियाज ट्रेड इन गुड्स, और हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट रहता है इन गुड्स। ये बहुत सारी आरबीआई की रिपोर्ट भी आई है इस साल, और इससे पहले भी कांस्टेंट जो है हमारा ट्रेड जो है डेफिसिट रहता ही रहता है गुड्स में। ये मैंने ग्राफ लिया है फॉर एनालिसिस फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। आप देखिए यहाँ पे रिकरेंट जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट है 2010 से 2019-20 के पहले हाफ तक जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ऑटोमेटिकली ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब एक्सपोर्ट्स कम होते हैं फ्रॉम इंपोर्ट्स, दैट इज इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। ऑटोमेटिकली जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स इज राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है हमारी, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव डिक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है डिक्रीज्ड। अब ये ग्राफ लिया है मैंने इंडिया के इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील का। अब यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 27-2018 के अंदर जो है डिक्लाइन था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019 में देयर वाज एन इंक्रीज इन इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग। अगर यही मैं ग्राफ फर्टिलाइजर का लेता तो भी देयर इज एन इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? व्हेन वी हैव एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं इंडिया में, इंडिया से एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये ग्राफ अगेन टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। अब यहाँ पे देखिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ दिखा रहा है हर साल के अंदर 2010 से 2019 के फर्स्ट हाफ तक जो है 2018-19 में वी हैड 2.1% करंट अकाउंट डेफिसिट, फर्स्ट हाफ में 1.5 है। तो ऑटोमेटिकली दिस स्टेटमेंट विल बी राइट। तो इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ये स्टेटमेंट राइट है। सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और जो राइट स्टेटमेंट है वो है, जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी डी। अब जो हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं ये तो हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया में हम सर्विसेज को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू इम्पोर्ट, तो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द टर्म वेस्ट इंटरमीडिएट वॉज इन न्यूज। अब ये वेस्ट इंटरमीडिएट जो है थोड़ा और यूपीएससी ने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, लेकिन यस ये न्यूज में था क्योंकि वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट WTI जो है क्रूड ऑयल का एक टाइप है। एक ब्रेंट आता है, एक WTI आता है, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट। और वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट के जो फ्यूचर्स हैं वो नेगेटिव में चले गए थे। नेगेटिव टेरिटरी मतलब कि जो ट्रेडर है वो आपको पे करेगा डिलीवरी लेने के लिए। अब ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो यूपीएससी के जो है स्कोप से बाहर चला जाएगा। आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कोविड की वजह से डिमांड बहुत कम हो गई थी, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा जा रहा था। अब हुआ क्या कि स्टोरेज कैपेसिटी ही खत्म हो गई, मतलब कि अब आपने क्रूड तो बना लिया,
और आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक्चुअल डिलीवरी लेनी पड़ती है। मतलब अगर मैंने 100 बैरल खरीदा तो मुझे 100 बैरल रिसीव करना पड़ेगा। अब मैं 100 बैरल कहाँ रखूंगा? तो स्टोरेज कैपेसिटी जब खत्म हो गई तो ट्रेडर्स लिटरली आपको पैसे दे रहे थे। यहाँ नेगेटिव का मतलब है वो आपको पैसे देंगे अगर आप डिलीवरी ले लो और स्टोर कर लो तो। ये प्रॉब्लम आ गई थी। दैट इज वाई फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो है WTI का जो क्रूड प्राइस है वो नेगेटिव में गया था। तो ये क्वेश्चन एंटिसिपेटेड था और वही हुआ। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए है, वेस्टर्न इंटरमीडिएट इज अ टाइप ऑफ क्रूड ऑयल। दूसरा आता है ब्रेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका ध्यान देना है, यहां पे सिर्फ एक चीज अगर आपको पता होती तो आप सही आंसर चुन लेते। वो चीज क्या है? वो टर्म है नॉन फाइनेंशियल डेट। तो द करेक्ट आंसर इज डी। अब देखते हैं नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है। नॉन फाइनेंशियल डेट होता है डेट विच इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, हाउसहोल्ड, कंपनीज विच आर नॉट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब जितनी भी बोरोइंग है गवर्नमेंट की, हाउसहोल्ड की या उन कंपनीज की जो फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं हाउसिंग लोन बाय हाउसहोल्ड, यस नॉन फाइनेंशियल डेट। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, अगेन ये कौन लेगा? हाउसहोल्ड लेगा, ऑटोमेटिकली नॉन फाइनेंशियल डेट। ट्रेजरी बिल्स, अब यहां पे अगर ट्रेजरी बिल है वो क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म डेट ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोमेटिकली ये भी नॉन फाइनेंशियल डेट हो गया। तो द राइट ऑप्शन विल बी 1, 2 and 3। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स जो है WTO का एक एग्रीमेंट है। अब यहां पे जो राइट आंसर है, राइट आंसर इज C 1 and 3। अब ये क्यों है इसको डिस्कस करते हैं। जनरली आई बिलीव यू वुड ऑलरेडी बी नोइंग द एलिमिनेशन टेक्निक। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभार थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन हो तो यूपीएससी उसमें एलिमिनेशन के चांस देती है। अब यहाँ पे एलिमिनेट कैसे कर पा रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ट्रिम्स सिर्फ गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं है। अब इसको इन डेप्थ देख लेते हैं। अब अगर एलिमिनेशन को आप समझो तो यहाँ पे देखो, सेकेंड ऑप्शन मुझे पता है रॉन्ग है, और सेकेंड ऑप्शन जितनी भी मुझे सेकेंड स्टेटमेंट जो है जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी में है। ए में 1 and 2 है, बी 2 ओनली, डी 1, 2 and 3। तो जहां पे 2 आएगा वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है एंड दैट इज 1 and 3। अब इसको थोड़ा देखते हैं कैसे। अब ये जो मैंने इसका सोर्स है वो मैंने वर्बैटिम WTO की वेबसाइट से उठाया है, मतलब एज इट इज उठाया है। पहला है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स इज प्रोहिबिटेड। अब ये यहाँ पे एज इट इज ये लिया है, पिक करा है मैंने WTO की वेबसाइट से, ट्रिम्स के वहां पे जो दिया हुआ है, ये यू कैन ऑल्सो चेक। इट स्टेट्स दैट नो मेंबर शेल अप्लाई, सीधा वहां पे आ जाओ एंड में, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है कि जैसे इंडिया ने बोल दिया कि हम इतनी क्वांटिटी या इतनी वैल्यू का सामान, इससे ज्यादा सामान आपसे नहीं लेंगे, तो वो लगा दिया। इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट कोटा, जिसका एग्जांपल हो गया इंपोर्ट कोटा। मतलब कि मैंने ये बोल दिया चाइना को कि भाई मेरे को आपसे सिर्फ 100 करोड़ का ही सामान लूंगा, या मैं जो है इतनी ही आपसे यूनिट्स वगैरह लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। इस तरीके की क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाना प्रोहिबिटेड है एज पर ट्रिम्स। ये स्टेटमेंट सही है। दैट इज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर इज प्रोहिबिटेड। यस इट इज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। They apply to investment measures related to trade in both goods and services। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि investment measures जो हैं, जो ट्रिम्स एग्रीमेंट है, it is applicable to both goods and services, but is wrong because agreement is only applicable to trade in goods, not in services। ये statement wrong हो गई। थर्ड है they are not concerned with regulation of foreign investment। अब ये अगेन ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये एज इट इज फ्रॉम WTO वेबसाइट फ्रॉम ट्रिम्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये किसमें कंसर्न है? ओनली रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। उनके ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट कभी कभार जो है कंट्रीज इंपोज कर देती हैं कि आपको जो है इतना सामान लोकली ही आपको यूज करना पड़ेगा। कोई बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और यहाँ पे इंडिया वाले बोल रहे हैं कि आपको लोकली जो है इतना यूज करना पड़ेगा, तो उसको डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में लेके जाया जा सकता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में की रेगुलेशन
के रिगार्ड्स में इसका कोई कंसर्न नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो अगर आपको पता होता कि सेकंड ऑप्शन, अगर आपको बाकी दो नहीं भी पता थे, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल है ट्रिम्स, तो भी यू कुड हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एलिमिनेशन यूज करके। दैट इज सिर्फ मैंने मुझे ये पता था कि हाँ भाई सिर्फ गुड्स में एप्लीकेबल है, सर्विस में नहीं है, तो एलिमिनेशन से ये हो जाता। अब द राइट आंसर इज 1 and 3। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, अब यहाँ पे जो की वर्ड है हमारे वो है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, और जो एंड में है नॉट डू, मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, इसके चलते आरबीआई क्या नहीं करेगा। अब करेक्ट आंसर जो है वो है यहाँ पे बी। वो देख लेते हैं क्यों है। पहले देख लेते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या थी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है जो अभी इससे पहले चल रही थी। अभी तो आरबीआई ने पॉज ले लिया ना, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया एकदम से। उससे पहले जो बार बार आरबीआई रेट घटा रहे थे उसको हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। एक्सपेंशनरी क्यों, मतलब इसमें हमने एनहांस करना होता है, बढ़ाना होता है डिमांड को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल मैं एसएलआर को अगर रिड्यूस करता हूँ, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर मैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को रिड्यूस करता हूं तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए। देयर विल बी एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ज्यादा मनी सप्लाई होगी तो ऑब्वियसली डिमांड क्रिएट होगा। देन अगर मैं रिड्यूस करता हूं रेपो रेट और बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है आपका, जब बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से। बैंक रेट क्या होता है, जब बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। रेपो रेट शॉर्ट टर्म, बैंक रेट लॉन्ग टर्म। यहाँ पे जब रेपो रेट कम हो जाएगा, जैसे अभी 4% पे, 4.5% पे, अगर मैंने इसे 2% कर दिया तो बैंकों की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट जाएगी। जब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए लोन, हाउसिंग लोन जो है, आपने लैपटॉप लेना उसके लिए लोन, या किसी के लिए भी लोन लेना है, वो लोन सस्ता हो जाएगा। तो इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ डिमांड इन इकोनॉमी। बट MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट करंटली ये 4.25% पे है। MSF क्या होता है, एक विंडो होती है जब बैंक्स की इंटर बैंक जो मार्केट है, जहां पे वो एक दूसरे को लोन देते हैं, वहां पे लिक्विडिटी ड्राई हो जाए, या वहां पे जो इंटर बैंक मार्केट के रेट वगैरह चलते हैं जैसे कॉल मनी वगैरह, अगर वो वॉलेटाइल हो जाए तो तब बैंक MSF जा सकता है, MSF के अंदर बोरो कर सकता है। अब अगर MSF का मैंने रेट बढ़ा दिया 4.25 से, अगर मैं इसे 10% पे ले गया, ऑटोमेटिकली बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। जब उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी तो वो मुझे सस्ते में लोन क्यों देगा। तो जब वो मुझे सस्ते में लोन नहीं देगा तो मैं लोन लूंगा नहीं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी। जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो आरबीआई MSF को बढ़ाएगा नहीं। तो द राइट आंसर विल बी 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 1991 इकोनॉमी लिबरलाइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन था, ये इसमें कई लोग अटके होंगे शायद, या कई लोगों ने हंच पे खेल दिया होगा। ये बेसिकली जो है आपका नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी ऑन रूरल इकोनॉमी, उस पे जो है वहां से एज इट इज ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा सिविल सर्विसेज में बनी रहती है। एनीवेज, तो द राइट आंसर इज 3 and 4। अब इसके एक ऑप्शन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज्ड, ये रॉन्ग ऑप्शन है। अब ये मैं यहां आपके जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, ये वहीं से ग्राफ, ये वहीं से टेबल लेके आया हूं। जो 1993-94 ईयर है, जो थर्ड लाइन है यहाँ पे, दैट इज द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। उसके बाद सारा का सारा पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है, उससे पहले का प्री रिफॉर्म पीरियड है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1991 की इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन, LPG के बाद की। अब आप अगर ये देखो, ये रूरल एरियाज का इन टोटल वर्कफोर्स में शेयर बता रहे हैं। मतलब रूरल जो हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो वर्कफोर्स है उसमें से टोटल रूरल इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट करे, रूरल एरियाज कितना कंट्रीब्यूट करे। तो आप देखो 1993-94 में 77.8, 1999-2000 में 76.1, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन स्टेटमेंट क्या कहती है, दैट इट स्टेडीली इंक्रीज्ड, तो इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट ये कहते हैं कि इन रूरल एरिया द ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। अब नीति आयोग की जो रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वहीं से वर्बैटिम, मतलब एज इट इज ये उठाया गया है स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड 1993-94 से के बाद से ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर डिसेलरेटेड,
एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहां की ग्रोथ धीरे हो गई, लेकिन ग्रोथ रेट इन नॉन फार्म इकोनॉमी इट एक्सेलरेटेड। नॉन फार्म इकोनॉमी होती है जो आपकी एग्रीकल्चर से थोड़ी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के जो बिजनेस हो गए या और कोई प्रोसेसिंग वगैरह के बिजनेस हो गए, वो इकोनॉमी, वो जो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक्सेलरेट हुई लिबरलाइजेशन के बाद से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। रूरल एम्प्लॉयमेंट शो 2 पॉइंट, ये अगेन स्टेटमेंट एज इट इज मैं नीति आयोग की रिपोर्ट से लिए। रूरल एम्प्लॉयमेंट इट increased in pre-reform period, but it decelerated in the post-reform period to 1.45% and turned negative in the later period। मतलब जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो प्री रिफॉर्म पीरियड में बढ़ रहा था, लेकिन फिर धीरे हुआ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में। अगेन स्टेटमेंट क्या कह रही है, ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। तो स्टेटमेंट इज राइट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है राइट है बेस्ड ऑन नीति आयोग रिपोर्ट। तो जो पहले दो ऑप्शन हैं दे विल बी रॉन्ग, जो 3 and 4 ऑप्शन है दे विल बी राइट। सो द आंसर विल बी बी, दैट इज 3 and 4। तो कभी कभार क्या होता है एग्जाम में कि हमें 50-50 पता होता है, मतलब कि वो क्वेश्चन होते हैं ना कि भाई 50 जो है होगा या नहीं होगा, मतलब 2 ऑप्शन मुझे आते हैं 2 नहीं आते हैं, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ ये नॉर्मली सेकंड राउंड या थर्ड रीड उसके लिए रख देना चाहिए अलग से बचा के। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर दूंगा। 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो रहे हैं, जहाँ पे 2 आता है, ए मेरा एलिमिनेट हो गया, डी मेरा एलिमिनेट। अब मुझे सी और बी में से एक चूज करना है। इस तरीके से अंदर जो है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने होते हैं कि पहले उन चीजों को साइड कर लो। जैसे कि पहला ऑप्शन है, वहां पे अगर नॉर्मल देखा जाए तो स्टेटमेंट अर्बन एरिया वाला, इंक्रीज इन अर्बन एरिया वो तो बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डिक्रीज इन रूरल एरियाज ये थोड़ा डाइसी है। तो अगर यहाँ पे आपको इसे एलिमिनेट करना हो तो 2 के थ्रू हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। कि मेरे को एक स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट है, क्योंकि अंदर बाद में तो लोग कहते हैं हमारा कि यार पेपर इजी था, ऐसे कर दिया मैंने तो वैसे कर दिया, ये सब पढ़ा था वहां से पढ़ा था। अंदर एक आधा स्टेटमेंट हमेशा ऐसा आएगा जो कि डाइसी होगा। ये आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये पीटी मैंने भी दी है, इस साल नहीं, मतलब जब देता था तब देता था। तो इस तरीके से कई बार दो जो हैं हमारे ऑप्शन हटाने में हमें हेल्प मिलती है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। इसका ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि ये जो है प्रोवाइड करते हैं फंड जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वगैरह को। तो ऑप्शन विल बी बी। पहला ऑप्शन इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट जो है राइट है, सो आंसर विल बी बी, 2 ओनली। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये अगेन क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला है। अब इसका बहुत ही मतलब कहाँ से क्वेश्चन डाला है कुछ नहीं पता। अंडर साइबर इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल, साइबर इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल, नॉर्मली अगर मैं ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर देखता हूँ तो मैं ऐसे क्वेश्चन में जो मतलब बगैर सिर पैर के कहीं से भी उठ के आ गया, मैं इनमें जो है एलिमिनेशन का चांस ढूंढता हूँ, इसको मैं एलिमिनेट कैसे करूँगा। तो इसमें मुझे जो सेकंड स्टेटमेंट है, मैंने सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए, तो मैं सेकंड स्टेटमेंट को देखूंगा कि कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट। मतलब कोई बंदा आ गया घर के अंदर तोड़फोड़ कर गया और कंप्यूटर हो गया, तो इसमें साइबर इंश्योरेंस का लेना देना मतलब मैं लिंक नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको एज एन एलिमिनेशन यूज करूंगा। और अगर आप यूज करोगे इसे एज एलिमिनेशन तो आप देखो 2A में भी है, ए गलत हो गया, C में भी है, C गलत हो गया, D में भी है, D गलत हो गया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है 1, 3 and 4। अब सिर्फ एलिमिनेशन से नहीं, कुछ और भी लॉजिक से बात करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से ली है जो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है। नॉर्मली ये तो बाद की बातें हैं कि यहाँ से आंसर देख लिया, वहाँ से आंसर देख लिया, लेकिन उस टाइम जो है अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं इसे एलिमिनेशन के थ्रू जो है करके आता। तो ये जो है वेबसाइट ये बोलती है कि फिजिकल इंजरी हो जाए, मतलब क्या क्या एक्सक्लूडेड है फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। तो फिजिकल इंजरी साइबर अटैक की वजह से हो जाए उसका क्लेम नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए उसका जो है आपको नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिकली सीम्स लाइक दैट ऑप्शन 2 को रॉन्ग मानना इज द राइट चॉइस, मतलब ऑप्शन 2 को आप रॉन्ग मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 जो है कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब थोड़ा सा अगर मुझे पता हो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है।
पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बेसिकली अगर बात करें जो OECD वगैरह के जो डेफिनेशन हैं या UNCTAD वगैरह के जो डेफिनेशन हैं, UN के जो डेफिनेशन वगैरह हैं, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा लगाया है, जो मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएशन में जो पैसा लगाया है। अब यहाँ पे सीधा सीधा अगर आप देखो फिफ्थ ऑप्शन पे आओगे तो वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम। ये तो आपको पता है कि दिस इज डन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन। ये पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से करा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है डीप रूटेड रिफॉर्म कर नहीं पाती है, तो जो है एक बैंडेड लगा देती है वेवर का। एनीवेज, तो वेवर जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, तो ये मुझे अगेन चांस देता है एलिमिनेशन। अब आप देखो फिफ्थ को अगर मैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूं तो ऑटोमेटिकली हर ऑप्शन के अंदर फिफ्थ है, सिर्फ एक के अंदर नहीं है। तो थ्रू दिस आई कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो द आंसर विल बी 2, 3 एंड 6। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसको इन डेप्थ। अब ये OECD, UNCTAD वगैरह की जो डेफिनेशन है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल आउटले। आपने रोड बना दिए, रेल बना दिए, पोर्ट, ब्रिज, टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रक्चर मतलब IT इंफ्रा वगैरह, वाटर, सैनिटेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह, ये सब क्रिएट कर दिया, तो ये सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आता है। अब कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्ट्स, तो ठीक है, अगर एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के कंप्यूटराइजेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली IT इंफ्रा क्रिएट हो रहा है, IT सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में एक बार फिक्स बैठेगा। अब आपने कोल्ड स्टोरेज वगैरह खोल दिया तो यस, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल, अब ये थोड़ा जो है यहाँ पे इंडिविजुअल फंस सकता है पेपर के अंदर, लेकिन इसीलिए जो है एलिमिनेशन वगैरह जो है काम आता है। सोशल कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि सोशियोलॉजी का टर्म है ये। सोशल कैपिटल होता है कि जब आपके सोसाइटी के अंदर या आपकी कम्युनिटी के अंदर जो है नॉर्म्स वगैरह हैं जो सब मानते हैं, देयर इज सोशल हार्मनी वगैरह, ये बेसिक क्रूड सेंस में आपको बता रहा हूँ, सोशल हार्मनी है, नॉर्म्स वगैरह है, सब अडेयर करते हैं उसमें, आपसदारी वाली मतलब जो बात होती है वो है आपका सोशल कैपिटल। तो अगर सोशल कैपिटल होगा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वाटर शेड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंट करना है, मतलब एक बड़े एरिया को, कमांड एरिया को डेवलप करना है, तो मुझे सभी का साथ चाहिए होगा। और सोशल कैपिटल जब आता है, मतलब कि सोशल कैपिटल को आप यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में देखो, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, तो अगर वहां पे अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो उससे सोशल कैपिटल डेवलप होगा। अब जब सोशल कैपिटल डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी एंटरप्रेन्योरियल एटमॉस्फेयर, क्योंकि अकेला हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल। अब जब यहाँ पे FPO बनवा दोगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवा दोगे, तो देयर विल बी एंटरप्रेन्योरियल एटमॉस्फेयर विच इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। तो सोशल कैपिटल यस, बट MSP, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, ये सब जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में जो है नहीं आना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर विल बी C। अब चलते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये टर्म न्यूज में थी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने जो है डिफॉल्ट करा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को। इसका सही आंसर है 1 and 2। मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वगैरह क्या होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि एक कंपनी की जो अर्निंग है डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट पेमेंट, जो उसने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। अब आप खुद, अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। अब एक लॉजिक लगा के देखो कि आप एक बैंक हो और दो फर्म है, एक फर्म है उसकी अर्निंग है 100 रुपीज और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट है 2 रुपीज, उसका जो है ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2 आएगा, 50 आएगा। फिर दूसरी फर्म है, B फर्म है, उसकी इनकम है 200 रुपये, लेकिन वो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट जो उसे करनी होती है वो सिर्फ 2 रुपये है, तो उसका जो ICR है 100 है। तो यहाँ पे कौन सी फर्म है जो कम रिस्की है? फर्म B, क्योंकि फर्म B की इनकम ज़्यादा है, इंटरेस्ट आउट गो कम है, तो ऑटोमेटिकली जो स्टेटमेंट 3 है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ ICR, द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस डेट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन ICR निकालते क्यों है? मैं अगर मुझे लोन देना है आपको तो मैं तो ये तो देखूंगा ना कम से कम कि आपकी कितनी इनकम है और आप अभी कितना लोन लेके बैठे हो, अभी आप कितनी इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, तो वो मुझे ICR हेल्प करता है उसमें कि आपकी इनकम कितनी है और आपका इंटरेस्ट आउट गो कितना है, ये एनालाइज करने में। तो हायर कवरेज रेशियो इज बेटर। अगर आप जैसे फर्म B का ICR जो है 100 है, फर्म A का ICR 50 है, तो हायर कवरेज रेशियो इज बेटर, लोअर द रेशियो द मोर कंपनीज बर्डन बाय डेट एक्सपेंस। तो ये आपके जो लेंडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो ICR को एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई इनको और लोन देना है या नहीं देना है, इसमें और इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली
योर ऑप्शन 1 and 2, that is option A will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 62. नेक्स्ट आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का था नहीं. एमएसपी, कोई भी प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, मतलब सो क्या क्या इफेक्ट करेगा. एमएसपी करेगा गवर्नमेंट ट्रेडिंग वगैरह, गवर्नमेंट जो ऑफलोड करती है, गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है जिसमें गवर्नमेंट जो है प्रोक्योरमेंट करेगी, और जो गवर्नमेंट जो है कभी कभार ओपन मार्केट में ऑफलोड भी करती है, वो सब ट्रेडिंग के अंदर आ जाएगा. गवर्नमेंट की स्टॉक पाइलिंग, जो गवर्नमेंट पीडीएस वगैरह के लिए बफर बनाती है, वो बफर किस लिए बनाती है, ताकि जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस को गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सके. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बफर है तो ऑटोमेटिकली प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसी प्राइस बढ़ेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता है गवर्नमेंट जो है ऑफलोड कर देगी. कंज्यूमर सब्सिडीज, जो कंज्यूमर को सब्सिडी दी जाती है कमोडिटी के प्राइस को सस्ता करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये एक मतलब सिंपल क्वेश्चन है. तो करेक्ट आंसर हियर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 66. अब इतनी डेप्थ में स्कीम को पढ़ना अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाता है. ये है रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. अब यहाँ पे अगेन एक जो इजी वे आउट है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस. कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस के लिए जो है आपकी आवास योजना वगैरह, ग्रामीण आवास योजना वगैरह बहुत सारी स्कीमें होती हैं, तो उसको यहाँ पे डालना, इंसर्ट करना केसीसी के अंदर, किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर, वो जो है अपने आप ही सस्पिशियस है, अपने आप ही डाउटफुल है. तो ये ऑटोमेटिकली यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर एलिमिनेशन. वर्किंग कैपिटल मतलब आपको अपने रोज के जो काम धंधा, मतलब अपना फार्म चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए केसीसी आप यूज कर सकते हो. इसलिए क्रेडिट कार्ड होते हैं बेसिकली. कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए तो दिया ही हुआ है कि यस यू कैन यूज इट. पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए मतलब आप जो है आपने पूरी की पूरी फसल काट दिया, उसके बाद आपको उसको मेंटेन करना है या थोड़ी देर रखना है, तो उसके लिए भी अलाउड है केसीसी. तो आपका ऑटोमेटिकली अगर आप फिफ्थ को यूज करोगे एज एन एलिमिनेशन, तो यू विल गेट बी एज द आंसर 1, 3 and 4. नेक्स्ट आगे चलते हैं. 67 है रिगार्डिंग योर WPI CPI, वेटेज ऑफ फूड इन WPI CPI. अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि WPI में प्राइमरी आर्टिकल्स मतलब जिसमें फूड होता है, वेजिटेबल मिल्क होता है, उसका वेट है 22%, अराउंड 22%. फिर CPI का जो है फूड एंड बेवरेज में अराउंड 45% या 46% राउंड अबाउट करके. ऑटोमेटिकली वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस. तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट है. WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज. दैट इज राइट स्टेटमेंट, बिकॉज WPI में जो है आपका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह वो आते हैं, सर्विस सेक्टर नहीं आता है. रिजर्व स्टेटमेंट 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI. अब ये तो नो ब्रेनर है, क्योंकि जो भी सिविल्स की तैयारी कर रहा है थोड़ी सी भी सीरियसली उसको पता होगा कि रिसेंटली हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क या मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट जो साइन हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI, उसमें हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट कराया, और उसका जो पॉलिसी एंकर है, इसके बेस पे इन्फ्लेशन को टारगेट करा जाता है, वो हमारा CPI. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अब ये जो है थोड़ा फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है. इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट, UT एट लेवल टू विच मार्केट प्राइस रिलायबल राइस, ये तो मतलब एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, मतलब नो ब्रेनर टाइप है. ये तो मतलब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हो, इसके अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है. पहला स्टेटमेंट है, वो जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करता है, करंट अफेयर्स फॉलो करता है, उसको पता होगा कि हमारे यहाँ जो प्रोक्योरमेंट है वो ओपन एंडेड है आपकी वीट एंड राइस के अंदर. आपकी जो पल्सेज है, ऑयल सीड्स है, उनमें ओपन एंडेड नहीं है. लेकिन फिर भी अगर इसको और भी टेक्निकली देखना है तो इसका जो है सोर्स है आपका गाइडलाइंस फॉर प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है. ओवरऑल प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 25% ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन. यह है गाइडलाइन और प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो भी प्रोक्योरमेंट होती है फॉर ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड कॉटन, मतलब 25% ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन इन दैट पर्टिकुलर ईयर और सीजन, उससे ज्यादा प्रोक्योर नहीं करना है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल पल्सेस. यहाँ पे जब ऑल आ जाए ना, ऑल में तो वैसे ही सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि ऑल में एक आधा एक्सेप्शन रियल लाइफ में निकल ही जाता है. तो ये स्टेटमेंट दिस विल बी रॉन्ग. करेक्ट ऑप्शन विल बी डी फॉर क्वेश्चन नंबर 69. नेक्स्ट आगे चलते हैं. रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब ये जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा या डिफिकल्ट साइड पे किसी को लगा होगा, तो इनके चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं. कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो बताता हूँ. कॉल मनी होता है जो आपके इंटर बैंक, जो आपकी लेंडिंग बोरोइंग होती है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इनके लिए जो बैंक होते हैं एक दूसरे को लोन देते हैं, वो देते हैं, उसको कॉल मनी बोला जाता है, उसको कॉल मनी रेट भी बोला जाता है.
जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। अब ये स्टेटमेंट में ही आंसर छुपा हुआ है। अब जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड। अब जीरो कूपन है मतलब जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है, आर द इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड, तो मतलब स्टेटमेंट ने ही आंसर दे दिया। ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। कि जीरो कूपन बॉन्ड, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का ट्रेजरी बिल है, वो 95 पे इशू होगा, उस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी। और फिर जब मेच्योरिटी हो जाएगी, मान लो 91 डे का है, 182 डे का है, उसके बाद जो है वो जब गवर्नमेंट उसको रिडीम करेगी तो वो पूरे फेस वैल्यू पे, मतलब 100 रुपये की उसकी फेस वैल्यू थी, 95 पे डिस्काउंट पे वो जो है बेचा गया। अब जब रिडीम होगा तो वो 100 फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएगा, लेकिन कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी। तो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट है वो है सी, दैट इज 1 and 3। कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो मैं आपको बता देता हूँ। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, कमर्शियल पेपर क्या है? अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। मनी मार्केट मतलब 1 साल से कम, तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड मतलब कोई कोलैटरल वगैरह नहीं होती है इसकी, किसी उससे बैग नहीं होता कि कल को पेमेंट नहीं है तो आप उसके एसेट्स को जो है, जो गिरवी रखा था उसके एसेट्स को आप जो है अपने पोजीशन में ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। प्रॉमिसरी नोट मतलब एक फंड इंस्ट्रूमेंट है, रिटन प्रॉमिस होता है कि हाँ भाई इस डेट को मैं आपको ऐसे ऐसे पैसे दे दूंगा। अब आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है अगेन इट इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म। तो ये अगर आपने ध्यान दिया हो तो लॉन्ग टर्म देखते ही ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, एंड इट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन दिस इज रॉन्ग, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इट इज नॉट इशूड बाय आरबीआई। जो है बैंक वगैरह जो है, या जो और जो है आपकी इंश्योरेंस की कंपनी, 1-2 कंपनी है, वो इशू करती हैं अपने डिपॉजिटर, आरबीआई इशू नहीं करता, आरबीआई सिर्फ रेगुलेट करता है। और ये मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3, दैट इज ऑप्शन सी फॉर 70। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ये तो मतलब गलत होना ही नहीं चाहिए था, ये तो बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। द आंसर विल बी कॉटन ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अलॉन्ग विद द बजट एफएम ऑल्सो प्लेसेस द डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट व्हिच इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो अगेन ये जो अगर इकोनॉमिक्स ढंग से तैयारी करी है या ढंग से पढ़ा है तो ये बेसिक चीज है, ये हर टीचर ने पढ़ाई होगी मेरे हिसाब से। एनीवेज करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। एफआरबीएम एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हो, उसमें से एक डॉक्यूमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये पार्लियामेंट को दिया जाता है, उसके सामने प्रेजेंट करा जाता है। इट इज अंडर सेक्शन 35 ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2003। ये बेसिकली क्या देता है? ये हमें ओवरव्यू देता है पार्लियामेंट को इकोनॉमी के बारे में, कि गवर्नमेंट की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, गवर्नमेंट का व्यू क्या है रिगार्डिंग इकोनॉमी। इसमें असेसमेंट होती है कि जीडीपी कितना ग्रो करेगा, गवर्नमेंट की जो फिजिकल पोजीशन है, फिजिकल बैलेंस है, वो कैसा रहेगा इतना इस साल, और जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसका जो है क्या रहना है, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर का जो टोटल बैलेंस है, मतलब कितना पैसा आना है, कितना एक्सपेक्टेड है, कितना जाना एक्सपेक्टेड है, उस सब का एक ओवरऑल जो है बही खाता टाइप सा उसकी जो है बातें, उसका व्यू की मतलब ये रहेगा इस साल एक्सटर्नल सेक्टर में, ये पोजीशन रहेगी इंडिया की, वो सब दिया होता है स्टेटमेंट के अंदर। सो द राइट आंसर विल बी डी, इज अंडर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्ड ट्रांशे रिजर्व ट्रांशे। अब ये रिजर्व ट्रांशे टर्म, गोल्ड ट्रांशे जो है इन्होंने दिया है, लेकिन यूपीएससी ने लिटिगेशन ना हो जाए, क्योंकि गोल्ड ट्रांशे पहले होता था, रिजर्व ट्रांशे अब जो है टर्म यूज करा जाता है, तो इसलिए यूपीएससी ने रिजर्व ट्रांशे भी दे दिया ब्रैकेट के अंदर। तो इट इज लिंक टू आईएमएफ ओनली। होता क्या है कि जो मेंबर होते हैं, जैसे इंडिया मेंबर है आईएमएफ का, तो हमें अपने कोटे पे बेस्ड, अब ये इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा कोटा वगैरह की, क्या कोटा है क्या नहीं, क्योंकि वो लेक्चर्स में डिस्कस ऑलरेडी करा हुआ है। तो हमें जो भी हमारा कोटा है उसके हिसाब से हमें मेंबर को कंट्रीब्यूट करना होता है फंडिंग। उस फंडिंग का ही एक पार्ट जो है हमारा रिजर्व ट्रांशे, गोल्ड ट्रांशे। मतलब कि जब भी मैं दिक्कत में फंस जाऊंगा तो मैं उस रिजर्व ट्रांशे, मतलब मैंने 100 रुपए दिए मान लो, तो उसमें से अगर मान लो 10 रुपए रिजर्व ट्रांशे, तो मैं 10 रुपए आईएमएफ से ले सकता हूँ एज क्रेडिट, बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी सर्विस फ्री के। गोल्ड ट्रांशे जो है 1978 जो है उससे पहले होता था, 1980 वगैरह, ये 78 वगैरह में ये डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन यहाँ दे दिया तो बात कर लेते हैं। मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड है कंट्री जो है कंट्रीब्यूट करेगी आईएमएफ पे, पार्ट ऑफ इट मेंबरशिप ऑब्लिगेशन, मेंबरशिप ऑब्लिगेशन मतलब वही कोटा सिस्टम, और फिर उसे वापस बोरो कर सकती है अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो। एनीवेज आगे चलते हैं।
अब बात है यहाँ पे हुंडी की। क्वेश्चन नंबर 25 बेस्ड ऑन सेट ए। मैं यहाँ सेट ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेचर ऑफ द हुंडी। हुंडी क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। हुंडी बेसिकली मेडिवल इंडिया में यूज करा जाता था। यहाँ पे क्या है, आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि मान लो मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, मैंने वहाँ मुंबई में किसी को पेमेंट करवानी, तो मैंने यहाँ से हुंडी भेज दी। रिटर्न ऑर्डर होगा वो, और रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। मैंने वहाँ पे मेरा एजेंट बैठा होगा या कोई मेरा जानकार बैठा होगा या एजेंट बैठा होगा XYZ, उसको बोल दिया कि एक जो है मैं इंडिविजुअल ए हूँ, जो मेरा एजेंट बैठा हुआ है, जो फाइनेंशियल मार्केट का पार्टिसिपेंट बैठा है वो एजेंट बी है, और कोई फलाना बंदा है उसको मैंने पैसे देने हैं एजेंट सी को, तो मैं बी को ऑर्डर दे दूंगा कि भाई सी को पेमेंट कर देना। तो ये रेमिटांसिस वगैरह में, इन चीज़ों में हेल्प करता है। दैट इज व्हाट इज हुंडी। इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो द राइट आंसर विल बी सी। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगेन नो ब्रेनर है, इसमें तो मतलब कोई बहस की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इससे PKI जो है वो क्या कराता है, फैसिलिटेट कराता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ई-कॉमर्स वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, इनमें जो अगर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करना है इंफॉर्मेशन वगैरह का, उसमें यूज होता है। तो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड था, क्योंकि अभी कोविड है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो उसके लिए पूछ लिया। एनीवेज देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से इम्यूनिटी कैसे मिलेगी, इन तीनों ऑप्शन में से चूज करना। ठीक है, तो नॉट डिपेंडिंग अपॉन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोर्निंग, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि कोविड की प्रॉब्लम हो गई इंडिया के अंदर। अब कोविड में एक तो मैंने बाहर से पैसा लिया हुआ है जो मेरे को लौटाना है 20 साल बाद, तो वो तो मुझसे अभी नहीं मांगेगा, क्योंकि जैसे जापान से लिया हुआ है, या मैंने IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, उन्होंने मेरे को 10 साल के लिए, 20 साल के लिए दिया हुआ है। अब कोविड हो गया, वो मुझसे एकदम तो नहीं मांगेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस समय पैसा है नहीं। ये आप देख चुके हो कि अभी डिबेट चल रहा है कि जो स्टेट्स को हम लोग देंगे कि नहीं देंगे कंपनसेशन सेस जो है GST का, या नहीं देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनसेशन फंड में भी प्रॉब्लम आ गई, तो पैसा है नहीं देने के लिए। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे डिपेंडेंट होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम में आता, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। मान लो कि कोविड मार्च में शुरू हुआ और जो है मुझे अगस्त में पैसे वापस लौटाने थे, और अगस्त में लौटाता था पैसे, तो फिर मैं इंडिया के अंदर खर्चा नहीं कर पाता, हेल्थ केयर के अंदर खर्चा नहीं कर पाता, या फिर जो है स्टेट्स को पैसा देना है, या कोई PP किट वगैरह मंगानी है, वो नहीं आ पाते। तो इससे क्या है, मुझे इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी नहीं है ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो ये ऑप्शन इज राइट। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। अब जब फॉरेन बैंक्स ज्यादा खुल जाएंगे इंडिया के अंदर, तो क्या होता है, फॉरेन बैंक जो है ग्लोबली इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब GFC हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इन 2007-2009, तो इंडियन इकोनॉमी का बचने का मतलब हम पे ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्राइसिस में हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए थे। वो यही कारण था कि हमारे ज़्यादा फॉरेन बैंक्स पे डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि ये लोग इंटरकनेक्टेड हैं। ये यहाँ का पैसा वहाँ बाहर भी लेके जाएंगे, बाहर भी इन्वेस्ट करेंगे, और अगर बाहर कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे US में तब सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हो गया था, तो प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पैसा मर गया, तो यहाँ पे इंडियन डिपॉजिटर प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से हमें जो है इम्यूनिटी मिल जाती है इफ़ वी आर नॉट टू मच डिपेंडेंट अपॉन फॉरेन बैंक्स। देन मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट आपका बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेमिटांसेस वगैरह, और आपका कैपिटल अकाउंट है आपका एसेट एंड जो आपके एसेट की सेल एंड परचेज वगैरह। ऐसे आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह आती है, FDI वगैरह आती है, बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वगैरह होती है, या जो NRI के डिपॉजिट वगैरह होते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि कोविड हुआ और आपने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का है, मतलब कि जितना पैसा इंडियन इकोनॉमी में लाना है लेके आओ, जितना पैसा लेके जाना है लेके जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर करंट अकाउंट पे फुल कन्वर्टिबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट पे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, मतलब कि आप जितना चाहो उतना पैसा करंट अकाउंट में तो लेके जा सकते हो, लेके आ सकते हो, लेकिन कैपिटल अकाउंट में आपको ये परमिशन नहीं है। आपको जो है गवर्नमेंट की रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कोविड हुआ था तो अभी क्या हुआ था, बाहर यहाँ के जो इन्वेस्टर थे, बाहर के जितने इन्वेस्टर थे, वो सारा पैसा लेके जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर ऐसे में हम कोई रूल ही नहीं रखेंगे, कोई रेगुलेशन नहीं रखेंगे, तो ये सारा का सारा पैसा लेके चले जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी पूरी जो है डीस्टेबलाइज हो जाएगी, हमारा रुपी जो है डिप्रिशिएट कर जाए। तो उससे बचने के लिए अब ये कमेटी की जो है रिकमेंडेशन, तारापुर कमेटी वगैरह की रिकमेंडेशन आ चुकी हैं, मतलब काफ़ी पहले ही आ चुकी हैं, कि जो है फेज्ड मैनर में हम लोग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ देंगे। इससे डेवलप्ड इकोनॉमी होती है US वगैरह, वो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबल होती है, लेकिन हमने अभी जो है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी दी है।
मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी क्योंकि पैसा फटाफट चला जाएगा, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो द राइट आंसर विल बी ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहां पे ज्यादा दिमाग कहीं लगाया होगा तो उसने गलत करा होगा, नहीं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे की वर्ड है इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया तो M1 है हमारा नैरो मनी, इसमें क्या होता है हमारा करेंसी विद द पब्लिक, फिर हमारे डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब डिमांड डिपॉजिट क्या है, मेरा करंट अकाउंट, मेरा सेविंग अकाउंट। अब मेरा सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख पड़ा हुआ था, तो वो पार्ट था M1 का। अब वो मैंने 1 लाख रुपया निकाल के मैं ATM से लेके आ गया, या मैंने कैश निकाल लिया बैंक से, अब वो मेरी जेब के अंदर पड़ा है। तो डिमांड डिपॉजिट की बजाय वो मेरे हाथ में, लेकिन रहा तो वो M1 के अंदर ही, तो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आएगा ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई, इट विल बी अनचेंज्ड। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होता, जो कि अभी यूपीएससी बेसिकली 12th तक ही आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, वहीं तक रखते हैं चीज़ों को, उससे आगे नहीं जाते हैं, बहुत रेयर जाते हैं, तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म का होता तो हम मनी मल्टीप्लायर वगैरह वो कैलकुलेशंस के अंदर जाते, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है थैंकफुली। तो यहाँ पे अब इसका आंसर है डी, दैट इज लीव इट अनचेंज्ड। FDI के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं एक एक को। इट इज द इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 51 एट ए पे बेस्ड है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। असेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी, ये प्रॉब्लमेटिक होगी स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे लिस्टेड कंपनी में लिख दिया। लिस्टेड मतलब कि जो स्टॉक मार्केट में NSE में BSE में, ठीक है, या आपके निफ्टी में या सेंसेक्स में जो ऑलरेडी जिसके शेयर लिस्टेड हैं, सिर्फ उनमें इन्वेस्टमेंट डालो। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ठीक है, तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो क्या होता है, जो कि मतलब बोरोइंग हमने करी है, तो हमने जो है बाहर से लोन लिए, जैसे जापान से लिया, IMF से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, तो वो है हमारा डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है जिसमें कि लोन सेगमेंट नहीं है, उधारी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल किया मोटर्स आया, उन्होंने यहाँ नया प्लांट लगा दिया। फिर आपका जो है आपका अमेजोन जो है वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट लेके FDI लेके आया, वॉलमार्ट जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आया। तो ये हमारे इंडिया के अंदर एक असेंशियल जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक रहा है FDI का। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ई को एक बार बता देता हूँ, डी को बता देता हूँ। वैसे इट इज अ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग मतलब कि बाहर से पैसा आ रहा है और यहाँ पे जो है पैसा चुकाया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है FDI के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मेजर कैरेक्टरिस्टिक बोला है, कभी कभार जो है पेरेंट कंपनी थोड़ा बहुत पैसा चुकाने के लिए भेजेगी, लेकिन मेजर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मेजरली वो किस लिए आते हैं, सैमसंग आते हैं अपना प्लांट खोलने के लिए, ठीक है, तो वो नॉन डेट हो गया। अभी किया लेके आते हैं पैसा यहाँ पे प्लांट खोलने के लिए, वो नॉन डेट हो गया। डी ऑप्शन है, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल FII जो पैसा लेके आए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो तो FPI हो गया बाय डेफिनेशन, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये फॉरेन डी ऑप्शन है, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इट इज अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। इस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब।